दर्जे के कमरे के अंदर पहुंची तो सामने उसकी बेटी संजना आराम से लेटी हुई थी। अपनी मां को देखकर संजना ने तुरंत उन्हें गले से लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। अपनी बच्ची को इस तरह से रोते देख करुणा ने कहा, कैसी है तू संजना? अब तेरी तबीयत तो ठीक है ना? संजना रो रही थी। इतने में कमरे के अंदर पीछे से शोभा आ गई। शोभा को देखकर संजना एकदम से चुप हो गई और बिल्कुल नॉर्मली बिहेव करने लगी। अपनी बेटी को सही सलामत देखकर करुणा के दिल में भी ठंडक पड़ गई और उसने शोभा से कहा, आप लोगों का बहुत उपकार है मुझ पर, जो आप लोग मेरी संजना को इतने अच्छे से रख रहे हैं। आप कैसी बातें कर रही हैं? मैंने आपसे कहा था ना कि संजना मेरी भी बेटी है। अब आप जाइए करुणा जी, संजना को यहाँ कोई परेशानी नहीं होगी। शोभा की इस बात पर करुणा ने कहा, अगर थोड़ी देर मुझे अपनी बच्ची के साथ रहने का मौका मिल जाता तो बहुत मेहरबानी। इससे पहले कि करुणा अपनी बात को पूरी करती, शोभा बोल पड़ी, देखिए करुणा जी, ये हमारे आश्रम के नियमों के खिलाफ है। अब हम आपको अपने आश्रम में नहीं रख सकते, आपको जाना होगा। शोभा की इस बात पर करुणा ने बेबस होते हुए संजना को गले लगाया और बोली, अब मैं चलती हूँ संजना, बहुत जल्द तुझसे मिलने फिर आऊंगी और तू परेशान मत हो, तू बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी और फिर मैं तुझे यहाँ से ले जाऊंगी। इतना कहते हुए करुणा कमरे से बाहर निकली ही थी, तभी उसे बाहर एक लड़की खड़ी हुई दिखाई दी जो उसे कुछ अजीब से इशारे करने लगी। ये देख करुणा मन में सोचने लगी, ये लड़की मुझसे क्या कहना चाहते हैं। तभी करुणा ने शोभा से कहा, मुझे बाथरूम जाना है। इतना कहते हुए करुणा आश्रम में बने बाथरूम की तरफ चली गई। करुणा जैसे ही बाथरूम के अंदर पहुंची, तुरंत वो लड़की वहां आ गई और हाँफते हुए बोली, जो जैसा दिख रहा है वैसा नहीं है। तुम कहना क्या चाहती हो और तुम हो कौन? निकिता नाम है मेरा। मैं भी आपको सब कुछ नहीं बता सकती, नहीं तो शोभा दीदी मुझे पकड़ लेंगी। प्लीज एक दिन यहाँ और रुक जाइए, मैं वक्त निकालकर आपके पास आऊंगी। इतना कहते हुए निकिता तेजी से बाथरूम से बाहर चली गई और जब करुणा वापस शोभा के पास पहुंची तो मन में सोचने लगी, अब मैं क्या करूं, कैसे रुकूं यहाँ पर। करुणा इतना सोचते हुए अचानक से फर्श पर गिर पड़ी। ये देख शोभा ने कहा, अरे ये क्या हो गया इसे? संजना भी अपनी मां को बेहोश देखकर अपना पेट पकड़ते हुए तुरंत अपनी मां के पास आई, लेकिन शोभा ने उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहा, तुम जाओ अपने बिस्तर पर, इसे मैं देख लूंगी। शोभा की इतनी तेज आवाज सुनकर नाटक करती हुई करुणा मन में सोचने लगी, शोभा जी ने तो कहा था कि वो मेरी बेटी को बहुत प्यार से रखती हैं, लेकिन वो इस तरह से उस पर चिल्ला क्यों रही हैं? करुणा को शोभा के बर्ताव पर हल्का सा शक जरूर हो गया, लेकिन उसने आंखें नहीं खोली। शोभा ने अपने आदमियों से कहकर करुणा को वापस से उसी कमरे में भेज दिया जहां वो अब तक ठहरी हुई थी। दूसरी तरफ सावित्री देवी ने रमा से कहा, अरे रमा, मेरा एक काम करेगी जरा? हाँ बोलिए ना काकी, जाकर मोहल्ले वालों में ये प्रसाद बांटा। ठीक है काकी, मैं सबके यहाँ प्रसाद तो दे आऊंगी, लेकिन उस चांदनी के यहाँ नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं जाएगी? क्या बिगाड़ा है उस बेचारी ने तेरा? कितनी भली लड़की है। पता नहीं काकी, लेकिन मुझे वो एक आंख नहीं भाती। ऐसा लगता है कि हर वक्त झूठ बोलती रहती है। तो चुप कर रमा, हर इंसान को शक की नजरों से मत देखा कर। चुपचाप जा और ये प्रसाद देकर आ। सावित्री के कहने पर रमा प्रसाद लेकर मोहल्ले में बांटने निकल पड़ी। रमा जब चांदनी के घर के बाहर पहुंची तो उसने कई बार घंटी बजाई, लेकिन घर से कोई भी बाहर नहीं निकला। ये देख रमा खुद से कहने लगी, पता नहीं कोई घर में है या नहीं, ताला तो नहीं लगा, कहाँ चली गई ये चांदनी। तभी रमा कान लगाकर घर के अंदर सुनने की कोशिश करने लगी। रमा ने दरवाजे पर अपने कान लगाए ही थे, तभी अचानक से चांदनी ने दरवाजा खोल दिया और बोली, रमा आंटी आप यहाँ? सब ठीक तो है ना? जी सब ठीक है चांदनी जी, वो दरअसल काकी ने आपके लिए प्रसाद भेजा था,
इतना कहते हुए रमा ने प्रसाद निकालकर देने की कोशिश की, लेकिन चांदनी ने अपने हाथ पीछे कर लिए और बोली, 2 मिनट रुक जाइए रमा आंटी, मैं बस अभी आई। इतना कहते हुए चांदनी अंदर चली गई। वहीं रमा बाहर खड़ी सोचती रही, अजीब लड़की है, घर के अंदर तक नहीं बुलाया इसने मुझे। जितनी देर चांदनी घर के अंदर गई, उतनी देर रमा उसके घर के अंदर झांक कर देखने की कोशिश करने लगी। पूरे घर के अंदर सिर्फ अंधेरा छाया हुआ था, कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था। इससे पहले कि रमा कमरे के अंदर कुछ भी देख पाती, चांदनी वापस आ गई और बोली, इसमें प्रसाद दे दीजिए रमा आंटी। चांदनी ने अपने हाथ में हैंडल वाला बर्तन पकड़ा हुआ था, जिसे देख रमा ने कहा, प्रसाद हमेशा हाथों में लिया जाता है चांदनी, ये कौन सा तरीका है प्रसाद लेने का? आप गलत समझ रही हैं रमा आंटी। वो दरअसल अभी तक मैंने नहाया नहीं है ना, इसलिए मैं अपने हाथ से प्रसाद नहीं ले सकती। आप इसमें रख दीजिए, मैं नहाकर प्रसाद खा लूंगी। ठीक है ठीक है। इतना कहते हुए रमा ने उस बर्तन में प्रसाद रख दिया और जाने लगी। रमा के मन में हजारों सवाल थे, लेकिन उनका जवाब देने वाला कोई नहीं था। रमा के जाते ही चांदनी ने जल्दी से दरवाजा बंद कर लिया और बोली, आज बच गई, नहीं तो। कुछ देर बाद जब रमा बाकी सभी घरों में प्रसाद बांटकर वापस आई, तो उसने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर उसके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। चांदनी के घर के बाहर वही प्रसाद पड़ा था जो अभी कुछ देर पहले रमा उसे देकर गई थी। प्रसाद को देखकर रमा ने खुद से कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? चांदनी ने प्रसाद फेंक दिया। प्रसाद का इतना अपमान, ये सही नहीं है, जरूर कुछ गड़बड़। मैं आज काकी से इस लड़की की सच्चाई बता कर रहूंगी। जहां एक तरफ रमा को चांदनी की हरकतों से उस पर शक हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ वीर पुलिस स्टेशन में बैठा अभी भी उस लड़की की बातों के बारे में सोच रहा था। सच तो कह रही थी वो लड़की, कोई तो है हमारे डिपार्टमेंट में जो गद्दार है, जो यहाँ की हर बात दूसरे लोगों तक पहुंचाता है। मुझे इस बारे में पता करना ही होगा। वीर ये सोच ही रहा था, तभी चंद्रा वापस आ गया और उसने कहा, जय हिंद सर। इतने दिनों बाद चंद्रा को देखकर वीर भी खुश हो गया और बोला, अरे वाह चंद्रा, तुम वापस आ गए। कैसी रही तुम्हारी छुट्टी? बढ़िया रही सर। आप बताइए आजकल क्या चल रहा है पुलिस स्टेशन में? क्या बताऊं चंद्रा, मेरा दिमाग बहुत ज्यादा खराब है। कोई तो है हमारे डिपार्टमेंट में जो गद्दार है। अब बस बहुत हो गया, मुझे उस आदमी को पकड़ना ही होगा। चंद्रा और वीर आपस में बात कर रहे थे। तभी वीर ने कहा, तुम्हें याद है चंद्रा, कई दिनों पहले मेरे पास एक चिल्ड्रन ट्रैफिकिंग का केस आया था। इसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था, और इससे पहले कि मैं उस गैंग को पकड़ पाता, वहां पर किसी ने एक खबर पहुंचा दी और वो गैंग वाले सभी बच्चों को लेकर भाग गए। मुझे अच्छी तरह याद है सर। ऐसा ही कुछ और भी कई बार हुआ है चंद्रा। मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। मेरे पास इसके लिए एक प्लान है सर, जिससे हम गद्दार को आसानी से पकड़ सकते हैं। इतना कहते हुए चंद्रा ने वीर को एक ऐसा प्लान बताया, जिसे सुनने के बाद वीर ने कहा, अरे वाह चंद्रा, मानना पड़ेगा तुम्हें, तू भी बहुत होशियार हो गया है। सब कुछ आप ही से तो सीखा है सर। कुछ देर बाद पुलिस स्टेशन में वीर ने पुलिस स्टेशन में चंद्रा से कहा, मुझे कुछ लोगों ने टेररिस्ट के कुछ अड्डों के बारे में बताया है चंद्रा, अपनी तैयारी पूरी रखो, हमें किसी भी वक्त छापा मारने के लिए जाना पड़ सकता है। इस बात को सुनकर चंद्रा ने कहा, लेकिन वो कौन है सर, हमें भी तो कुछ बताइए। वो सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, लेकिन तैयारी रखो, हमें टेररिस्ट के हर अड्डे के बारे में पता चल गया है। अब बहुत जल्दी हम सभी टेररिस्ट को पकड़ लेंगे। जब वीर और चंद्रा आपस में बात कर रहे थे, तो कोई था जो उन दोनों को सुन रहा था, और शायद वीर ने भी ये सब कुछ जानबूझकर किया था। कुछ देर बाद साल्वे वीर के पास आया और बोला, मेरे घर पर एक इमरजेंसी आ गई है सर, मुझे अभी इसी वक्त जाना होगा। मेरी बीवी की तबीयत बहुत खराब है। कोई बात नहीं साल्वे, तुम आराम से जाओ, वैसे भी अब तो चंद्रा लौट ही आया है। वीर की बात पर साल्वे अपने घर से निकल गया।
कुछ दूर पहुंचने के बाद साल्वे ने किसी को फोन किया और बोला, मैं भी के अभी तुमसे मिलना चाहता हूँ, पुलिस स्टेशन में अभी एक खबर आई है। इतना कहते हुए साल्वे कहीं जाने वाला था, तभी उसकी नज़र उसके पीछे खड़े एक आदमी पर पड़ी जो लगातार साल्वे को घूर रहा था। उस आदमी को देखकर साल्वे मन में सोचने लगा, इस वक्त मेरा वहां जाना ठीक नहीं होगा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। इतना सोचते हुए साल्वे अपने घर के लिए निकल गया। कुछ देर बाद पुलिस स्टेशन में वीर के पास कॉल आया और किसी आदमी ने वीर से कहा, सर साल्वे तो अपने घर चला गया, मुझे ऐसा लगता है कि उसने मुझे देख लिया। कोई बात नहीं, वो ज्यादा दिन तक बच नहीं पाएगा। इतना कहते हुए वीर ने फोन काट दिया और उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई। दूसरी तरफ जब करुणा अपने कमरे में उठी तो उसने देखा कि उसके सामने एक आश्रम की औरत खड़ी हुई है। उस औरत ने करुणा से कहा, अब आपकी तबीयत ठीक हो तो आप जा सकते हैं। मेरी तबीयत अभी कुछ ठीक नहीं है, मुझे चक्कर आ रहे हैं। मैं आज रात यहीं रुक जाती हूँ, कल सुबह होते ही अपने घर को निकल जाऊंगी। करुणा की बात सुनकर वो औरत वापस लौट गई। देर रात 1 बजे करुणा अपने कमरे में निकिता का इंतजार कर रही थी। तभी उसके कमरे पर दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। करुणा ने जैसे ही दरवाजा खोला, दरवाजे पर निकिता खड़ी हुई थी। निकिता को करुणा ने अपने कमरे के अंदर कर लिया और बोली, अब बताओ क्या बताना चाहती थी तुम मुझे? मैं आपको ये बताना चाहती थी कि आपकी बेटी संजना यहाँ पर सेफ नहीं है, उसके साथ बहुत बुरा हो रहा है। उसका अबॉर्शन करवाया गया है, उसके पेट में बच्चा पल रहा था। क्या बकवास कर रही हो तुम? पागल हो गई हो क्या? जानती हो ना ये बाबा जी का आश्रम है। हाँ मैं सब जानती हूँ, क्योंकि मैं भी इनकी सारी चीजों का शिकार हो चुकी हूँ। बाबा जी के बारे में तो हमें नहीं पता, लेकिन वो शोभा जी 1 नंबर की झूठी हैं। वो सभी लड़कियों को इस्तेमाल कर रही हैं। वो आपके सामने जो कुछ भी कह रही हैं वो सब कुछ ढोंग है। आपकी संजना मौत के मुंह से बाहर आई है। मेरी मानिए तो ले जाइए उसे यहाँ से। निकिता की बातें सुनने के बाद करुणा के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई और उसने कहा, क्या? अगर ये सब कुछ सच है तो मैं उस शोभा को कहीं का नहीं छोड़ूंगी। मैं अभी इसी वक्त पुलिस के पास जा रही हूँ। इतना कहते हुए करुणा कमरे से बाहर निकली ही थी कि तभी उसके सर पर एक डंडा पड़ा। करुणा की चीख निकली और वो वहीं बेहोश हो गई। आखिर कौन था जो करुणा और निकिता की बातें सुन रहा था? क्या करुणा बता देगी पुलिस को शोभा की सारी सच्चाई? क्या त्रिलोकनाथ की सच्चाई आ पाएगी करुणा के सामने? आगे क्या मोड़ लेगी ये कहानी? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए मोक्ष, आपके अपने पॉकेट एफएम पर। करुणा पुलिस स्टेशन जाने के लिए निकल ही रही थी कि अचानक किसी ने पीछे से उसके सिर पर डंडा मारा, जिससे वो बेहोश हो गई। कुछ देर बाद जब करुणा को होश आ गया, उन्होंने जैसे ही आंख खोली तो आसपास सिर्फ और सिर्फ अंधेरा था और उनका सिर बहुत तेज दर्द हो रहा था। उन्होंने उठने की कोशिश की, तब उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें रस्सियों में जकड़ लिया गया था। कोई है? मेरी मदद करो, कोई है? करुणा ने चिल्ला चिल्ला कर मदद की गुहार लगाई, लेकिन वहां उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। मुझे मेरी बच्ची से मिलना है, मुझे मेरी बच्ची से मिलना है, मुझे छोड़ दो, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। बोलते बोलते करुणा का गला सूखने लगा। वो एक बंद पंछी की तरह छटपटा रही थी। तभी अचानक दरवाजा खुला और बाहर से कोई अंदर आया। मुझे छोड़ दो, मेरी बच्ची अकेली है। करुणा ने फिर से रिहाई की भीख मांगी। ये सुनते ही वो औरत जोर जोर से हंसने लगी और करुणा के पास चली गई। उसने करुणा के बाल को खींचते हुए कहा, तुझे छोड़ दूं? हाँ, तुझे छोड़ दूं ताकि तू जाकर पुलिस को सब कुछ बता दे। मुझे दर्द हो रहा है, करुणा ने दर्द भरी आवाज में कहा। मैंने तो तुझे घर जाने को कहा था,
लेकिन तूने तो मुझे ही जेल भेजने का इरादा बना लिया। अब तुझे भगवान भी नहीं छुड़ा सकता है। कैसी औरत है तू शोभा, एक औरत होकर छोटी लड़कियों के साथ ऐसा करती है। तुझे तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। किस तरह की औरत है तू? ये सुनते ही शोभा हंसने लगी। तू नहीं समझेगी कि मैं क्या हूं। अगर बाबा जी को तेरी इस करतूत के बारे में पता चला तो वो तुझे जान से मार देंगे। करुणा ने शोभा से कहा। ओह, मैं तो डर गई। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अब मेरा क्या होगा? शोभा ने डर का नाटक करते हुए कहा। करुणा इस बात का जवाब देती उससे पहले ही उस कमरे में एक आदमी आया और उसके आते ही लाइट्स ऑन हो गई। शोभा, ये सब क्या है? तुमने करुणा जी को ऐसे क्यों बांधा हुआ है? खोलो इन्हें अभी के अभी। त्रिलोकनाथ की आवाज सुनते ही शोभा डर गई और उसने तुरंत करुणा को खोल दिया। करुणा ने त्रिलोकनाथ के पैर पकड़े और रोते हुए कहा, बाबा जी, ये शोभा बच्चों के साथ ठीक नहीं। करुणा कुछ कह ही रही थी कि तभी त्रिलोकनाथ ने उसे लात मारकर जमीन पर पटक दिया। यार, हमारा पर्दाफाश करेगी तू? त्रिलोकनाथ ने गुस्से में करुणा की तरफ देखते हुए कहा। करुणा को अपने कानों पर ही विश्वास नहीं हुआ। जिस इंसान को वो भगवान का दर्जा देती थी वो असल में हैवान था। बाबा जी, ये आप क्या कह रहे हैं? करुणा की बात सुनते ही शोभा और त्रिलोकनाथ हंसने लगे। ये मेरा आश्रम है और मैं यहाँ राजा हूँ। यहाँ सिर्फ वही होता है जो मैं चाहता हूँ। मेरी मर्जी के बगैर तो यहाँ पत्ता भी नहीं हिलता। त्रिलोकनाथ ने हंसते हुए कहा। कितनी बड़ी मूर्ख थी मैं जो तुम लोगों की झूठी बातों में आ गई। आप सबने मिलकर मेरी आस्था और मेरे विश्वास का कत्ल किया है। पापी हो तुम लोग। मैं पुलिस को सब कुछ बता दूंगी। तुम्हारी हैवानियत का रूप अब और नहीं टिकेगा। आज करुणा को एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी थी। पुलिस के पास तो जब जाएगी ना जब तू जिंदा बचेगी। तुझे सबक सिखाना तो बहुत जरूरी है, शोभा ने गुस्से में कहा। शोभा, जल्दी से जल्दी इसका इंतजाम करो, आज मुझे घर भी जाना है। त्रिलोकनाथ ने शोभा को हुक्म दिया और फिर वहां से चला गया। उसके जाते ही शोभा भी दरवाजा बंद करके चली गई और करुणा के आसपास फिर से अंधेरा हो गया। वहीं दूसरी तरफ दोपहर के 1 बज गए थे और पाखी अभी भी सो रही थी कि तभी पाखी का फोन बजा। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। पाखी, इट्स गुड आफ्टरनून। मैंने तुम्हें ये बताने के लिए कॉल किया है कि तुम्हारे शो से हमारे चैनल को बहुत प्रॉफिट हुआ है। पाखी, तुमने वो कर दिखाया जिसका हम सबको इंतजार था। एंड नाउ द फाइनल न्यूज, तुम्हारा प्रमोशन हो रहा है। नाउ यू आर अ सीनियर जर्नलिस्ट। पाखी के बॉस ने उससे कहा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। पाखी को विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसने इस दिन का बहुत समय से इंतजार किया था। यू कैन टेक अ डे ऑफ और कल से अपनी नई पोजीशन को ठीक वैसे ही संभालना जैसे तुमने अभी तक काम किया है। श्योर सर। पाखी के बॉस ने फोन रख दिया था। पाखी बहुत ज्यादा खुश थी। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़े और उनका धन्यवाद किया। आज पापा यहाँ होते तो इस न्यूज को सुनकर कितना खुश होते, पाखी ने खुद से कहा। उसने वीर को भी कॉल किया लेकिन वो बिजी था, इसलिए उनकी बात नहीं हो पाई। पाखी कुछ देर इसी तरह बैठे बैठे सोचती रही और फिर फाइनली खड़े होकर फ्रेशन अप होने चली गई। वहीं लैला और मठरी पाखी के घर के बाहर ताक लगाए खड़े थे। उन दोनों को भी उसके बाहर आने का इंतजार था। मठरी, अगर आज इस लड़की का खात्मा नहीं किया तो रात रानी हमें छोड़ेंगी नहीं। लैला ने मठरी से कहा। लैला, ये लड़की कहीं अकेली जाती भी तो नहीं है। त्रिलोकनाथ ने अपने घर को बांध रखा है तो हम अंदर भी नहीं जा सकते हैं। मेंढक मठरी ने लैला से कहा। ये बाहर नहीं जाती तो क्या हुआ, हम इसे बाहर बुला लेंगे। मेरे पास एक जबरदस्त तरकीब है जिससे हमारा काम आज हो ही जाएगा। लैला ने हंसते हुए कहा। वैसे लैला, रात रानी इस लड़की को मारना क्यों चाहती हैं? मेरा मतलब है इसे मारकर क्या होगा?
मुझे तो उस त्रिलोकनाथ को रास्ते से हटाना है। मटरी और लैला को रात रानी ने पाखी को मारने का हुक्म दिया था। ये मटरी, ये सब क्या बोल रहा है? अगर रात रानी को पता चला कि तू उनके हुक्म पर सवाल उठाने लगा है तो वो तुझे भी नहीं छोड़ेंगी। पिशाच लैला ने मटरी को समझाते हुए कहा। मटरी रुक, मुझे कुछ दिख रहा है। लैला को दृश्य दिखा करते थे। उसने आंख बंद की और उसके सामने कई झलकियां आने लगी। लैला, कुछ समझ आया क्या हो रहा है? मुझे भी बता ना। मटरी बहुत ज्यादा एक्साइटेड होकर बार बार लैला से पूछ रहा था। कुछ नहीं मटरी, सब कुछ समझ आ गया। ऐसा रास्ता दिखाई दिया है जिससे सांप भी मर जाएगा और उसका सपोला भी। अब देख मैं क्या करती हूं। लैला ने यह कहकर आंखें बंद की और एक औरत का रूप धारण कर लिया। मटरी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि लैला क्या करने वाली थी। लैला पाखी के घर के बाहर जाकर खड़ी हुई और उसने पाखी को आवाज लगाते हुए कहा, दीदी, दीदी, दीदी। ओहो, आ रही हूं। पाखी ने खींचते हुए कहा और दरवाजा खोला। हाँ जी, कहिए। पाखी ने लैला से पूछा। दीदी, मैं स्त्री सेवा आश्रम से हूँ। बाबा जी की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उन्होंने जल्द से जल्द आपको वहां बुलाया है। लैला ने इतना कहा और रोने लगी। वहीं मटरी लैला की बातें दूर खड़े होकर सुन रहा था। वो समझ गया था कि लैला ने एक तीर से दो निशाने लगाए थे। वो त्रिलोकनाथ और उसकी बेटी को एक साथ ही निपटाना चाहती थी। पापा को क्या हुआ? कैसे हैं वो? क्या आप मुझे पापा के पास ले जाएंगी? पाखी अपने पापा के बारे में सुनकर परेशान हो गई। वो जल्द से जल्द उनसे मिलना चाहती थी। हाँ, उन्होंने ही मुझे आपको लेने भेजा है। जल्दी चलिए, लैला ने कहा। आप प्लीज मुझे मेरे पापा के पास ले चलो। पाखी ने लैला की बात को सच मान लिया था और बिना कुछ सोचे समझे तैयार हो गई थी। पाखी और लैला वहां से पैदल ही आश्रम के लिए निकल गए। वहीं दूसरी तरफ वीर पुलिस स्टेशन में किसी केस के बारे में पढ़ रहा था कि तभी चंद्रा एक बार फिर एक फाइल लेकर उसके पास आया। सर, ये रही फाइल और साल्वे का कच्चा चिट्ठा। वीर ने उस फाइल को हाथ में लिया और देखने लगा। उसने चंद्रा से कहा, चंद्रा, वेल डन। अब उसे कोई नहीं बचा पाएगा। बहुत गेम खेल रहा था ना मेरे साथ। अब उसे बताता हूं कि आखिर असली खिलाड़ी कौन है। वीर को ऐसे सबूत मिले थे जिससे वो साल्वे को पकड़ सकता था। चंद्रा, अब तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। वीर ने चंद्रा को एक प्लान बताया। चंद्रा पूरा प्लान समझ गया और फिर बाहर गया। उसके जाते ही वीर ने अपना मोबाइल देखा तो पाखी के कई कॉल्स थे। उसने पाखी को कॉल किया कि तभी बाहर से कुछ शोर आने लगा। वीर ने फोन नीचे रखा और बाहर गया। बाहर एक लड़की और एक कांस्टेबल में बहस हो रही थी। वीर ने जैसे ही उस लड़की को देखा तो वो उसे पहचान गया। ये लड़की और कोई नहीं बल्कि चांदनी थी। वो आज भी उतनी ही सुंदर लग रही थी जैसी वो हमेशा लगती थी। वीर ने जैसे ही उसे देखा तो उसकी ओर खींचा चला गया। क्या बात है, इतना शोर क्यों मचाया हुआ है? वीर ने कांस्टेबल से पूछा। वीर बात करते हुए भी तिरछी नजरों से चांदनी को ही देख रहा था। सर, वो मैडम को मैं कितना समझा रहा हूँ लेकिन समझ ही नहीं रही है। मैं जो भी पूछ रहा हूँ उस बात का कुछ और ही जवाब दे रही हैं। कांस्टेबल ने कहा। चांदनी ने जैसे ही वीर को देखा तो वो जरा हिचकने लगी। वो काफी डरी हुई थी। उसने हिम्मत करके वीर से कहा, नहीं, वो ऐसी बात नहीं है। वो एक्चुअली मैं। चांदनी बोलते बोलते रुक गई। उसकी आवाज बहुत ही मीठी और धीमी थी। वीर को ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके कानों में मिश्री घोल रहा था। एक काम कीजिए, आप मेरे साथ अंदर आइए। वीर चांदनी को काम डाउन करवाने के लिए अपने ऑफिस में ले गया। वीर ने उसे पानी ऑफर किया। चांदनी ने एक ही बार में पानी को अंदर गटक लिया। देखिए, जो भी बात है आप वो मुझे बताइए। आप प्लीज पहले रिलैक्स हो जाइए। चांदनी ने वीर की तरफ देखा और फिर एक गहरी सांस लेते हुए कहा, वो मेरा डॉग मिल नहीं रहा है। वीर ने चांदनी से सब कुछ पूछा और उसकी रिपोर्ट लिख ली। उसने कहा, मुझे जैसे ही कुछ पता चलेगा तो आपको बता दूंगा। ठीक है। चांदनी ने इतना कहा और फिर वहां से चली गई। चांदनी वीर के सामने से तो चली गई थी
लेकिन उसके जाते ही वीर को बहुत ही ज्यादा अच्छा महसूस हो रहा था। वो कुछ देर के लिए सब कुछ भूल गया था। उसे चांदनी के साथ बिताया एक एक लम्हा बहुत ही खुशनुमा लगता था। तभी उसकी नजर उसके फोन पर गई और उसे पाखी की याद आई। उसने पाखी को कॉल किया। पाखी ने कॉल उठाते ही घबराते हुए कहा, वीर, मैं पापा से मिलने जा रही हूँ, वो बिल्कुल ठीक नहीं है। हेलो पाखी, थोड़ा तेज बोलो, कहाँ जा रही हो तुम? वीर, मैं आश्रम जा रही हूँ। लैला को कैसे भी करके पाखी और वीर की बात को रुकवाना था, क्योंकि अगर वीर वहां आ जाएगा तो उसका भांडा फूट सकता था। हेलो पाखी, मुझे अपनी लोकेशन सेंड करो। वीर ने इतना कहा ही था कि अचानक फोन कट हो गया। पाखी वीर को अपनी लोकेशन सेंड कर ही रही थी कि अचानक लैला ने पाखी को हल्का सा धक्का मारा और उसका फोन गिरकर टूट गया। दीदी, मुझे माफ करना, मेरा पैर मुड़ गया था, लैला ने कहा। पाखी पहले ही बहुत परेशान थी। उसने जैसे ही फोन को ऑन करने की कोशिश की तो उसे पता चला कि उसका फोन खराब हो गया था। ओह नो, अब क्या होगा? यहाँ तो कोई और फोन भी नहीं है। पाखी इधर उधर मदद ढूंढ रही थी। तभी लैला ने जंगल की तरफ इशारा करते हुए कहा, दीदी जल्दी चलो। पाखी ने उसकी बात मानी और चली गई। क्या वीर पाखी को बचा पाएगा? आखिर ये चांदनी कौन थी? क्या त्रिलोकनाथ करुणा को मार डालेगा? आगे क्या मोड़ लेगी ये कहानी? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए मोक्ष, आपके अपने पॉकेट एफएम पर।